बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह खैर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल फिट होंगे और एक खूबसूरत सुबह का भरपूर लुत्फ उठा रहे होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक और जनाब सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन भी ज़िंदगी से भरपूर गुजरेगा और देखा जाए तो जनाब आप अपने दिन को बेहतरीन अंदाज में गुजारने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग भी कर रहे होंगे। और प्रोग्राम की हाइलाइट्स अगर डिस्कस करें तो जनाब मशरिक़ वस्ता में सीज़ फायर की बातें हो रही थी, लेकिन मामलात तो लगता है बनने के बजाय बिगड़ रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम की जज़ीरा कश्म पर बमबारी के जवाब में ईरान ने अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर जवाबी कार्रवाई की है और उस पर हम देख रहे हैं कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है और कुवैत ने तो ईरानी सफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों ममालिक डील की तरफ बढ़ें, जबकि नेतन्याहू हमले के लिए ट्रंप के इशारे के मुंतज़िर हैं। तो क्या इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने वाला है? इस पर माहिरीन की राय जानेंगे। और इसके साथ साथ आलमी टेंशन से हटकर अगर अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो अल्लाह ने इसे जी क्या क्या नेमतें दी हैं। बेशुमार नेमतें हैं। साल 2024 में सयाहत से पाकिस्तान को तकरीबन 21 अरब डॉलर की तारीखी आमदनी हुई और ई वीज़ा की सहूलत और जदीद कैंपिंग पोर्ट से हमारे टूरिज्म को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान का हुस्न तो लाजवाब है ही, लेकिन हुस्न के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सियासी पारा भी ज़्यादा हाई है। 7 जून को वहाँ पर तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा या फिर कुछ अनहोनी होगी, इस पर भी बात होगी। और आज जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया डू और डाई मैच खेलेंगे। ट्रॉफी कौन उठाएगा, पिच पर क्यों तनकीद हो रही है, इसका जवाब भी तलाश करेंगे। भूलने की बीमारी डेमेंशिया से जुड़ी आम गलतफहमी और उसकी हकीकत भी जानेंगे। और आखिर में जनाब हमारा सर फख्र से बुलंद करने वाले पाकिस्तान के नौजवान फहद शहबाज से आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में जगह बनाकर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो जनाब आपने शो को भरपूर एंजॉय करना है और अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना और भी आपकी सजेशन है तो मोर देन वेलकम, आप वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब अपने पहले सेगमेंट की तरफ आएँ तो सीज़ फायर के बावजूद हम देख रहे हैं कि अमरीका और ईरान में जो एक डिस्ट्रस्ट की कैफियत है वो ताहाल एग्जिस्ट कर रही है। और अब इस जंगबंदी मुआहदे के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ भी हैं जो कि मामूल का हिस्सा बनती चली जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है, जहाँ पर एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ईरान का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई जज़ीरा कश्म पर अमरीकी हमलों का जवाब थी, क्योंकि कुवैत और बहरीन ने अमरीकी अड्डों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दी, जबकि रद्द-ए-अमल में कुवैत ने ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा खामनेई मुज़ाकरात में शामिल हैं और वो जौहरी हथियार न बनाने पर मान भी गए हैं। अब इसके साथ साथ नेतन्याहू ईरान पर हमले के लिए ट्रंप के इशारे के मुंतज़िर हैं। तो दोनों तरफ की सिचुएशन जी आप सबके सामने है। और तशवीशनाक बात यह है कि आलमी माहिरीन के मुताबिक जल्द ही अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो दुनिया भर की मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं। हमारे साथ माहिर दिफाई उमूर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे हालात जानते हैं किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान की सालिसी में 10 अप्रैल को सीज़ फायर हुआ था, लेकिन कल से दोबारा हमलों में जो तेज़ी आई है, क्या आप समझ लें कि आर्जी जंगबंदी अब बाकायदा जंग की तरफ बढ़ रही है? जी माहम और उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम सर। एट योर शो। देखिए इस वक्त तो सिचुएशन इवॉल्विंग है जी, और एक इट कांट हैपन कि एक एंडलेस साइकिल ऑफ एस्केलेशन के अंदर ये रीजन रहे। आज नहीं तो कल इस डायलॉग ने एग्जीक्यूट होना है, पीस की तरफ जाना है। बट हैविंग सेड दैट बहुत से स्ट्रेटेजिक बर्डन्स कैरी कर रहे हैं। अमेरिका भी कैरी कर रहा है इजराइल की वजह से, और रीजन में और भी इंट्रा रीजन कंटेस्टेशन पहले से थी। बट अनफॉर्चुनेटली मिडल ईस्ट ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको हिला के रख दिया है। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस ग्लोब हैज बीन इम्पेक्टेड बाय दिस वॉर जी। और इस वॉर, और इसी की वजह से इस वॉर को कोई थम्स अप नहीं मिल रहा किसी जगह से भी।
सिवाय इजराइल के। इजराइल न सिर्फ बड़ा स्पॉइलर है बल्कि बड़ा बेनिफिशरी बनना चाहता है, और उन्होंने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को धकेला है इस वॉर के अंदर, अब उनको निकलने नहीं देना चाह रहे। बट हैविंग सेड दैट वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन। इस वक्त ग्लोब को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा एक एग्जिट कार्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ रैम्प टू बोथ अवेलेबल है। कुछ कंक्लूजन्स हैं, मैं आपके प्रोग्राम में बता देना चाहता हूँ। एक तो दोनों इस नतीजे पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन के साथ वो एंड स्टेट हासिल नहीं कर सकते, चेकमेट नहीं कर सकते। डायलॉग दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी कैप्चुलेशन या नोशन ऑफ विक्ट्री वो डायलॉग की टेबल पे लिखना चाह रहे हैं और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई, डेफिनेटली दोनों ममालिक हैं। अमेरिका ने तो आज जिस तरीके से कांग्रेस में भी वोट हुआ है 215/28, 4 रिपब्लिकन्स ने भी इसके खिलाफ वोट कर दिया। जो भी उसकी हैसियत है, मे बी सिंबॉलिक, बट दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि पीपल ऑफ अमेरिका थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव रिजेक्टेड दिस वॉर। उनकी वॉर भी नहीं थी। ईरान के अंदर भी एक सिचुएशन है, बहुत इकोनॉमिक प्रेशर्स लोगों के ऊपर आ चुके हैं, बट अभी एक चूंकि वी आर इन अ वॉर, तो ये दोनों साइड्स ट्राई कर रही है कि हम एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेकर जाएं, और वो इसी डायलॉग से करना चाहते हैं, विच दे विल नॉट बी एबल टू। तो दोनों को एक फेस सेविंग की तरफ जाना चाहिए। आज की जो जिस तरीके से लेबनान और इजराइल का दिस मॉर्निंग हमें खबर मिली है कि उनका सीज फायर हुआ है और नेगोशिएशन जो है वो कामयाबी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि लेबनान भी एक की फैक्टर, हुर्मस इज की फैक्टर, न्यूक्लियर इज की फैक्टर। लेकिन लेबनान के पीस फायर के बाद होपफुली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव होंगी। एटलीस्ट फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। कल तक जो कुवैत पे हमले हुए जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, सिचुएशन वाज वेरी बैड। खतरा इसी चीज़ का है, इसराइल जैसा स्पॉइलर बैठा हो तो एक छोटा सा वाकया भी ट्रिगर करके बड़ी एस्केलेशन की तरफ ले जा सकता है। बिल्कुल, छोटा सा वाकया भी जो है वो बड़ी एस्केलेशन को दावत दे सकता है। जनरल साहब, ईरान ने ये वाज़ेह किया है कि जो मुल्क भी अपनी फ़ज़ाई या ज़मीनी हदूद अमरीकी अड्डों को इस्तेमाल करने देगा वो निशाना ज़रूर बनेगा। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर हमले के बाद अब मुस्तकबिल में आप खित्ते का सिक्योरिटी मैप अगर देखें तो वो क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मुस्तकबिल जो है वो डिपेंड करता है कि रीजनल कंट्रीज इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को कैसे लेती है। इस वक्त एक उज़ैर एक कंटेस्टेशन भी जारी है कि हु विल रीशेप और हु विल डोमिनेट मिडल ईस्ट, उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, उसके बाकी आर्किटेक्चर, और ये कंटेस्टेशन इस वक्त जारी है ईरान और इजराइल के दरमियान। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आप परमानेंट एस्केलेटरी मोड में या परमानेंट एनिमिटी के मोड में या कोरिजन के मोड में यू कांट रीशेप। आपको ने अगर रीशेप और डोमिनेट करना होता है तो आपको उसकी इकोनॉमी के साथ जुड़ना होता है, आपको वेल बीइंग के साथ, आपको स्टेबिलिटी के साथ जुड़ना होता है। वॉर्स, कोरिजन्स, ये कभी भी आपको डोमिनेंट नहीं बनाती। बड़ी से बड़ी ताकतें जो है वो अपना मिलिट्री के यूज से अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके। रशिया भी बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी फौज, किधर है आज? अफगानिस्तान जैसा मुल्क, कभी कभी वो कहते हैं ना हाथी को चींटी जो है ना वो ले डूबती है। अमेरिकन एप्लीकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन ने क्या उनको अचीव कराया? आज उनका जो एक यूनिलैटरल पावर का जो स्टेचर था वो जमीन बोस हो गया। आप खुद अपने जबान से जो मर्जी अपने नोशन ऑफ विक्ट्रीज लिखते रहे, एक्चुअल तो पीपल आर ऑब्जर्विंग। तो मिलिट्री, अभी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एस्केलेशन करके अपना जो अपने आप को जो विश्व गुरु और अपने आप को जो दुनिया की ताकतों में शामिल करना समझ रहा था, तो आज आइसोलेटेड होके काबुल की लैंडिंग स्ट्रिप पे बड़ी मुश्किल से लैंड कर रहा है। Having said that, military cannot bring you power, cannot maintain your power, maybe for some time, not for a longer period. तो ये चीज आपको मिडिल ईस्ट में भी करनी होगी। जिससे भी मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करना है उसकी वहां की सिक्योरिटी, पीस और स्टेबिलिटी से जुड़ के कर सकता है, इकोनॉमिक वेलबीइंग से मिलकर कर सकता है, कोरिजन से कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जनरल साहब, इस सारी कंडीशन में स्टिल अभी भी अगर सवाल यही है कि ये जंग ख़त्म कब होगी या हो सकती भी है या इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी समझ नहीं आ रही है। एक तरफ से वो मुश्तबा खामनाई डील पर राज़ी हैं, ये कह रहे हैं, और 1 हफ्ते का टाइम भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो नेतन्याहू जो है वो ईरान पर एक और हमले का इशारा दे रहे हैं। तो ये जो तज़ादात हैं, आपको लगता है ये एक टाइम गेन करने की कोशिश है या फिर प्लान इनका वही है कि इसराइल पर सब इत्तेफाक कर लें और इसराइल को मान लें सब? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जितना मिसट्रस्ट पास्ट में रहा है, वी हैव सीन वॉर फ्रॉम द फॉग ऑफ डायलॉग।
डायलॉग की एक स्पोक स्क्रीन क्रिएट की गई और 2 दफा उसमें से वॉर ने जन्म दिया इसी ईरानियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो उस मिसट्रस्ट की वजह से ये अजम्पशंस की जाती हैं कि जी जी वॉर गेन टाइम गेन करे। बट मैं जाती तौर पे माम समझता हूँ कि एज आई सेड अर्लियर दैट मिलिट्री एस्केलेशन ये रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स इनको न दे सकी और न दे पाएगी, और वो उनको असेसमेंट इसकी हो गई है। देखिए ईरान की स्ट्रेटजी रही है, उन्होंने शेयरिंग ऑफ पेन की स्ट्रेटजी की है। शेयरिंग ऑफ पेन से मेरी मुराद ये है कि जो पेन उन पे इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, जो उन पे कोरिजन और एस्केलेशन की जाएगी, वो उसके रिस्पांस को डिश आउट कर देंगे रीजन के अंदर और कुछ अमेरिकन इंटरेस्ट जो इस रीजन में मौजूद है उनके अगेंस्ट, ताकि वो सबको फील कराएंगे कि पेन, अगर ईरान इज इन पेन तो फिर देन दिस रीजन शुड आल्सो फील कि जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं जिनकी वजह से, तो वो उनकी सिंपल स्ट्रेटजी है। और ऑन द अदर हैंड उन्होंने जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट एस्टेब्लिश किया है थ्रू हुर्मज, वो पेन उन्होंने ग्लोब के हर इंडिविजुअल को कह दिया कि चले जी एवरीवन विल हैव दिस फील। ये नहीं हो सकता कि ईरान के लोग, और ईरान तो तकलीफ में और बाकी दुनिया, तो उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बेहतर पोजीशन में ले आए हैं। अब वो कब तक इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर भी एक सिचुएशन, हम अमेरिका की तो बहुत बात करते हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटीज है, अनसर्टेनिटीज है, उसकी वजह से इस वक्त प्रेडिक्ट करना कि ये फॉग ऑफ वॉर है, ये दोबारा जंग कब शुरू होगी, किस तरफ जाएंगे, बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल ईगोज हम देख रहे हैं इस वक्त लार्जर देन द नेशनल इंटरेस्ट हुई है। हु इज सेइंग कि फाइटिंग द वॉर फॉर द अमेरिकंस? नो, दे हैव बीन पुश्ड इनटू दिस ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है, थिंकिंग है, और जो लॉबीज है उन्होंने पुश कर दिया। 40 साल से कोई 47 साल से प्रेसिडेंट इस ट्रैप पे नहीं फंसा। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन ट्रैप्ड इनटू दिस। तो वही निकालेंगे इसको, अगर वो नहीं निकालेंगे तो अपनी पॉलिटिक्स को ऑलरेडी चैलेंज है उनकी, और ज्यादा उनको आगे जाकर नुकसान होगा। बिल्कुल जी, नुकसान होगा, और इशारे भी किए जा रहे हैं। जनरल साहब, हम देख रहे हैं ट्रंप इंतजामिया बज़ाहिर बहुत दबाव में भी है। पहले तो सोचा यही था कि तरने वाला साबित होगा ईरान, जिस तरह से लातीनी अमेरिका के ममालिक हुए या फिर वेनेजुएला हुआ, और उससे जोड़कर ये भी कहा जा रहा था कि जनाब उसी तरह का कोई सीन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ है। अब हम देखें तो अमेरिका के अपने सेनेटर कोरी बुकर ने वज़ीर ख़ारजा को यहाँ तक कहा कि ईरान से डील के नाम पर भीख क्यों मांगी जा रही है, सवाल उन्होंने उठाया। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त मौशी और तवानाई दबाव के तहत ईरान के सामने झुकने पर मजबूर हो रहा है? Every American citizen is under debt around $123,000. अमेरिकन इकोनॉमी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है जो अपेरेंटली आपको नजर आती है। और ऑफ कोर्स दिस वॉर हैज ब्रॉट मोर प्रेशर्स ऑन द, ये जो इस वक्त अमेरिका के अंदर एंटी वॉर सेंटीमेंट है, वो ज़ाहिर ये किसी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर ह्यूमन होके या ईरान के ऊपर तर्स खा के या इंसानियत का जो कत्ल हुआ, अगर ये होना होता तो अमेरिकन अवाम जब 90,000 फलस्तीनी शहीद किए गए थे सड़कों पर होते और अपनी गवर्नमेंट को उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे होते। ऐसा नहीं है। प्रेशर, जो प्रेशर उनकी इकोनॉमी पे आया ना हर घर के अंदर, वो चीखे वो किसी को आग ने जब अपना घर जलाना शुरू किया जनरल साहब, तो फिर आवाज उठाना पड़ी। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए ना अभी 4 पॉइंट समथिंग डॉलर पर गैलन हो गया, $2। उनकी आदत नहीं थी इतने पेमेंट्स करने की। फिर सोशल प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूविंग, तो उसने उनको मजबूर किया है कि वो इस वॉर के खिलाफ बातचीत करे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हुर्मस हैज बीन स्ट्रेटेजिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल प्लान्ड एग्जीक्यूट करके उन्होंने कर दिया। लेकिन अगेन की ये कहूंगा कि यू कांट स्टे इन परपेचुअल स्टेट ऑफ एस्केलेशन। ईरान को इसको आज नहीं तो कल एक डिसीजन लेना होगा। आई थिंक दिस इज हाई टाइम कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले। बहरहाल इस तरह है कि ये देखे, जब एक कौम डिसाइड कर लेती है कि हमने इसको बर्दाश्त करना है, तो फिर लीडर्स का भी काम है कि वो कौम के लिए भी जरूर सोचे कि कब हमने इस कौम को रिलीज देनी है। आपकी स्पिरिट्स होती हैं, नेशंस वॉर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लीडर्स का काम होता है वॉर। एक आपके प्रोग्राम में एक बात कहता चलो ज़ाहिर, इफ यू अलाउ मी, वॉर मर्जी से शुरू कर लेते हैं, एंड इनको हमेशा कुछ है, ये याद रखिए। जी बिल्कुल। अब दोनों मुल्कों को सोचना होगा और कुछ बेहतर करके ही, अच्छी डील करके एग्जिट तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपके वक्त का। और सिचुएशन जो कि तू ही है, वही वाली बात के डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। एक तरफ से बात हो रही है डील की, दूसरी तरफ से हमले भी जारी हैं, और इसराइल जो है
वो नहीं चाहता ये जंग रुके, लेकिन अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता और ईरान भी ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब इसके असरात पूरे खित्ते पर हम देख ही रहे हैं। और अगर अब नए हुरमस इसी तरह बंद रहती है तो सिचुएशन आप और वहाँ देख लें, कल सब के जो markets वाक़यात जो हुए crash हैं, कर आप देख जाएंगे। लें कुवैत पर जो हमला है और फिर जिस तरह से अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला हुआ, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस सूरत हाल के अंदर जो है ना, वो किसी भी मुल्क को जंग की आग के अंदर झोंक सकती है, धकेल सकती है। और इसलिए जो स्पॉयलर्स हैं उन पर नज़र रखना जो है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेतन्याहू जो है उनसे ये सवाल भी किया गया एक्चुअली कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई तल्ख कलामी हुई, उन्होंने आपके साथ कोई इस तरह की बात की है, तो उन्होंने उसको निगेट नहीं किया, इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक अच्छी फैमिली के अंदर जिस तरह से इख्तिलाफ राय हो जाता है, हमारे दरमियान भी कुछ ऐसी बात हो जाती है, लेकिन शाम को हम खाने की मेज़ पर फिर दोबारा से इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो अब देखते ये हैं कि जनाब इसका कोई दुनिया को भी फायदा होता है या नहीं एंड होता। पे फैमिलियां मान भी जाती हैं, इकट्ठे बैठे कोई अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करें, खुदारा कुछ सोचें। इस नुक्ते पर इत्तेफाक करें। इस नुक्ते पर इत्तेफाक कर लें। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं जी प्यारे पाकिस्तान के उस चेहरे की जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। पाकिस्तान को नाज़रीन कुदरत ने एडवेंचर, मजहबी और सकाफती सयाहत के लिए बेपनाह नेमतों से नवाजा है। और K2 समेत दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में है। और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान ने सयाहती सरगर्मियों से साल 2024 में मजमूई तौर पर तकरीबन 21 अरब अमरीकी डॉलर की आमदन हासिल की, जो हमारी GDP का 6.1% बनता है। और माहम 2019 के मुकाबले में देखा जाए तो 24% से जायद का जो इजाफा है वो बड़ा ही शानदार है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमारे बाजारों में गैर मुल्की सयाह ना होने के बराबर हैं। जो आते हैं वो सीधे शुमाल का रुख करते हैं। सिक्योरिटी के मसाइल, बेहतर होटल्स और ट्रांसपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम अब भी मलेशिया या थाईलैंड जैसे ममालिक से बहुत पीछे हैं। हमें मजहबी सयाहत, खुसूसन सिख बरादरी के मुकद्दस मकामात को भी सही मानों में कैश करना होगा। और हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सयाहत सरदार यासिर इलियास साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि हुकूमत सयाहत के फ़रोग़ के लिए किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर बताइएगा कि वर्ल्ड ट्रैवल काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 20.9 अरब डॉलर की आमदन हुई है। इस बड़ी कामयाबी का क्रेडिट आप किस पॉलिसी को देते हैं? और इस वक्त बताइएगा क्या नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा सयाह कहाँ का रुख कर रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 11% के करीब है टूरिज्म की विद इन पाकिस्तान, और ग्लोबली भी 7 to 8% ग्रोथ हम देख रहे हैं। लोगों को शौक ज़्यादा आ रहा है, एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली सोशल मीडिया के थ्रू जो व्लॉगर्स हैं हमारे, जो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, स्पेशली नॉर्दर्न पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का वो चेहरा दिखा रहे हैं जो शायद दुनिया ने पहले नहीं देखा। इस साल भी आपने देखा कि ईद के ऊपर वी हैड ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म, चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो। हम एनुअली देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी ग्रो कर रहा है। प्रायर टू कोविड-19 2 मिलियन तक हम टच कर चुके थे, और कोविड-19 के बाद ग्लोबली एक इम्पैक्ट आया था टूरिज्म पे। लेकिन इस साल भी, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आया था। अगर पाकिस्तानी टूरिस्ट की बात की जाए, डोमेस्टिक ट्रैवल ह्यूज है पाकिस्तान में। 40 to 50 मिलियन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं। और हम अगेन देख रहे हैं कि जितनी नई टूरिस्ट साइट्स बन रही हैं, जितनी नई लोकेशंस नजर आ रही है, लोगों को मजीद इस ट्रैवल में इन्हांस हो रहा है ये ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, वीज़ा की सहूलत तो दी गई है, लेकिन गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस और NOC के जिन मराहल से गुजरना पड़ता है, उन्हें किस हद तक आसान कर दिया गया? वीज़ा एक बेहतरीन सोल्यूशन था, और मैं समझता हूँ कि इससे भी काफ़ी इजाफा हुआ है ट्रैवल में। अब डोमेस्टिक जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उनको तो वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। दे हैव नो मेन प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड्स टू NOC। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी, सो फॉर एग्जांपल आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि NOC वाला एलिमेंट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को ना पता हो। तो आई थिंक दिस इज जस्ट मोर ऑफ अ गिमिक देन अ नीड। और साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी अब जो लोग आते हैं, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमने फास्ट ट्रैक इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर द बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स। तो उनको फील होता है कि दे आर गेटिंग प्रायोरिटी सर्विसेज। सिमिलरली हम चाहते हैं कि उनके लिए भी NOCs खत्म कर दें। जो सिक्योरिटी का एक तासर दिया जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव मार्केटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। जो अलमिया है कि आज हकीकत ये है कि इस्लामाबाद में अगर आप वॉक करेंगे,
कहीं भी बाहर निकलें, आई एम श्योर कि पंजाब में भी आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा सेफ जगह आपको नहीं मिल सकती। अगर मैं कंपेयर करूं न्यूयॉर्क से, अगर मैं कंपेयर करूं सेंट्रल लंदन से, बिल्कुल। लंदन में जो मेन आपकी हाई स्ट्रीट्स हैं, हैरिट्स के सामने आप वॉक करें अच्छी घड़ी पहन के, तो आपको एक खौफ फील होगा कोई मुझसे चोरी कर लेगा। अच्छा मोबाइल लेके तो कोई आपसे स्नैच कर लेगा, और ये हकीकत है। वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हमारे इन शहरों से ज़्यादा है, लेकिन टीवी के ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया नेगेटिव इमेज कन्वे कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, उसको हमने फाइट करना है। हकीकत यही है कि जो व्लॉगर्स यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो जब वीडियोस बनाते हैं, ना तो यहाँ उनको होटल में चार्ज किया जाता है, ना उनको फूड के ऊपर चार्ज किया जाता है, टैक्सी फेयर नहीं उनसे चार्ज किया जाता है, तो वो कहते हैं ये कौन सा मुल्क है, कैसी आवाम है ये। तो ये हॉस्पिटैलिटी हमने दुनिया के सामने लानी है, और उस एफर्ट के बाद जो नैरेटिव है, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ पीस, और ग्लोबली पाकिस्तान ने ये साबित किया है बाय being the peace broker between US and Israel and Iran, and similarly I think आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान का completely नया इमेज आएगा दुनिया के सामने। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा, और पाकिस्तान की मेज़बानी की हमेशा ही बड़ी तारीफ़ करते हैं अच्छे अल्फाज में गैर मुल्की टूरिस्ट भी। यासिर साहब ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि एक मसला ये भी है कि जो फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो बड़े बाज़ारों में कॉमनली नज़र नहीं आते, सीधे शुमाली इलाका जाते हैं। शहरों में कल्चरल टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ECO समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, we're hosting it, we're the host nation, और इसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं पंजाब एज द टूरिज्म सिटी ऑफ द ECO समिट। उसी के साथ जो आपने देखा है, जो हमारी पुरानी साइट्स हैं, पुरानी फोर्ट्स हैं, चाहे शीश महल हो या हमारी बादशाह मस्जिद है, वहाँ पे हमने इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, कम्प्लीटली उनको रिस्ट्रक्चर करके रिवाइव किया जा रहा है। हम उन पे बहुत सारे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, और ओवरऑल टूरिज्म की साइट्स पे 22 to 25 बिलियन रुपीस स्पेंड किए जा रहे हैं इस साल के अंदर, जिसमें बहुत सारी नई साइट्स भी आ रही हैं, नई चेयरलिफ्ट्स की साइट्स हम लेके आ रहे हैं, और उसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे उसको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिले। तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आज आपकी एक नाइट है किसी फोर्ट में, आप जाके आपको पूरा वो माहौल मिलेगा कि मुगलिया दौर में वहाँ पे कैसे कनीजें थी, कैसे वहाँ पे स्टाफ था, कैसे ग्रीट करते थे, कैसे वो वहाँ पे दरबार लगता था, वो पूरा एक एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट इमेज ऑफ पाकिस्तान, और हम चाह रहे हैं कि जो आपका हिस्ट्री है, जो हेरिटेज है, कल्चर है, वो नजर आए, बजाय इसके कि लोग सिर्फ पहाड़ों की तरफ जाएं। ये भी देखेंगे हमारे पास कितनी एंशिएंट साइट्स हैं, यूनेस्को की साइट्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, जिसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे। जी जी जी। अच्छा सरदार साहब, अगर रिलीजियसली देखें, सिख कम्युनिटी और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए पाकिस्तान में मोनजोदड़ो, टेक्सला और करतारपुर जैसी हम देख रहे हैं अजीम जगह मौजूद हैं, मकामात मौजूद हैं। मजहबी सियाहत को लेकर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि इकदाम करने चाहिए भी? ये भी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ग्लोबली, और पाकिस्तान नेचुरली ब्लेस्ड है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें, वही मैं नैरेटिव की बात करता हूँ, कहते हैं एक्सट्रीम नेशन है, एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे, इस्लामोफोबिया के अगर लिहाज से बात की जाए, हकीकत ये है कि हम वो नेशन है जिसने को एग्जिस्टेंस करके दिखा दिया, एंड को एग्जिस्टेंस दूसरों को हम सिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा मसाजिद हैं, हमारे पास 150 से ज़्यादा गुरुद्वारे हैं, 400 से ज़्यादा हमारे पास हिंदू टेम्पल्स हैं, 1000 से प्लस चर्चेज हैं, और सब पीस एंड हार्मनी में एक दूसरे के साथ प्यार में आज पाकिस्तानीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने कभी यहाँ एक्सट्रीमिज्म नहीं देखा विद रिगार्ड्स टू रिलीजन। अब उसको प्रमोट कैसे किया जाए? देखिए हमारे पास मल्टीपल, जैसे आपने कहा, बुद्धिस्ट साइट्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जो फॉरेन मिशन है हमारे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास श्रीलंका का मिशन है, थाईलैंड है, हम उनको कह रहे हैं कि आप आएँ और ये साइट्स हमसे लीज पे ले रहे हैं, और इनको आप मेंटेन भी करें, और साथ जो एलाइड फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आपके होटल्स हैं या शॉपिंग के एरियाज हैं, उनको आप वहाँ पे उनको बनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सिख भाई यहाँ पे आते हैं, गुरुद्वारे से निकल के उनके लिए कोई कल्चरल फेस्टिविटीज तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट बिल्ड अ होटल, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैं अगेन एग्जांपल लेता हूँ कि अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा एक टेंपल बनाया गया था चंद साल पहले, वो टेंपल हिंदू कम्युनिटी ने बनाया था। इट वाज प्रोवाइडेड, द लैंड वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारे जो हिंदू हैं उन्होंने की थी, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे डिफरेंट मज़ाहिब हैं यहाँ पे, उनको पूरी परमिशन दी जाए, पूरी कोशिश की जाए कि जगहें उनकी कम्युनिटीज़ को हम लीज पे दे दें, ताकि वो उनको डेवलप करें। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है आपका। यासिर साहब, गिलगित, हुंजा, सवात और चित्राल की सड़कों की अगर हम बात करें, अक्सर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद रहती हैं। इन रास्तों को एक तो 12 महीने खुला रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको अपग्रेड किया जा रहा है? और साथ ही साथ हम आजकल भी देख रहे हैं कि टूरिज्म पीक पर है, नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख किया हुआ है सयाहों ने, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि जगह जगह जो है वो रास्ते बंद हैं और कोई मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इन सब के लिए? सबसे पहले तो हम अपनी ओरिएंटेशन पे काम कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल वेबसाइट तैयार हो रही है विच विल रिप्रेजेंट ऑल द प्रोविंसेस, क्योंकि एज ऑफ नाउ सारी प्रोविंसेस इंडिविजुअली अपनी टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम एक होलिस्टिक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि कोई भी अगर ट्रैवलर है
वो जाने चाहता है कि केपी, उसको पता होगा केपी में मौसम कैसा है, अगर वो जाने चाहता है जीबी, उसको पता होगा वहाँ पे होटल्स कौन से हैं, रिजोर्ट्स कौन से अवेलेबल हैं। एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। सेम टाइम पे हम एनएचए के साथ मल्टीपल साइट्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और एनएचए ने कमिटमेंट दी है हमें कि इंशाल्लाह इन साइट्स को हम प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करेंगे। इसमें कोई ह्यूज नेटवर्क नहीं है, प्राइमरली शायद 20, 50, 100 किलोमीटर की रोड के पैचेस हैं जो अफेक्टेड हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं। सेम टाइम पे एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि हमें जो अपनी कौम का डिसिप्लिन है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैंने अक्सर साइट्स पे देखा है जो इश्यूज होते हैं कि एक अगर लेन है तो उस लेन को ओवरटेक करके, गाड़ियों को बाईपास करके, जब गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं, आगे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो वहाँ पे आप समझेंगे 10 से 15 मिनट की कंजेशन वहाँ से क्रिएट होती है, फिर उससे बैकलॉग क्रिएट होता है। स्लाइड्स डेफिनेटली मानसून के सीजन में हम फेस करते हैं, फ्लड्स का एक इशू है, लेकिन अगेन उस साइट को क्रिएट करने का पर्पस ये था कि जितना मेट का लाइव डाटा है और जो करंट कंडीशंस है वहाँ की, इंक्लूडिंग द पुलिस रिपोर्टिंग, हम चाहेंगे लाइव रिपोर्टिंग। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अलॉन्ग विद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी। हम नेटवर्क कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने टेलकोज हैं पाकिस्तान के, उन सबकी प्रॉपर सीमलेस कनेक्टिविटी हो, ताकि जहाँ पे भी आप जाएं आपके पास 4G 5G सर्विसेज अवेलेबल हो along with GSM। ज़बरदस्त। सर अच्छा, लास्टली ये भी बताइएगा नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और कोई नई टूरिज़्म के लिए कोई डेस्टिनेशन हो जहां प्लानिंग की जा रही है कि बहुत ज़बरदस्त इक़दाम उठाए जाएंगे, फिर लोग जाकर इंजॉय कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं पाइपलाइन में फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। अभी रिसेंटली आपने देखा है नथिया गली में एक अच्छा होटल खुला है, एक और खुलने वाला है, मरी में कहीं नई रिजोर्ट्स आ रही हैं, एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान भी इस पे काम कर रही है। सिमिलरली हमारे पास बहुत रिजोर्ट्स हैं जिनका लोगों को नहीं पता। मैं एग्जांपल देता हूँ कि गदानी वाली साइड पे हमारे पास एक बीच रिजोर्ट है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता। हम 2 से 3 थीम पार्क के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी लेके आ रही है, पंजाब भी लेके आ रही है। हम मल्टीपल फॉरेन मिशंस को भी पिच कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी पिच कर रहे हैं। पैरेलल हमारे लिए कोई प्रेफरेंस नहीं, हम चाहते हैं जो भी आए, गवर्नमेंट जॉब इज टू फैसिलिटेट, क्रिएट ऑल द इनेबलिंग एनवायरनमेंट, चाहे एनओसीज हो, प्रोसीजरल जो उनके हैं चीज़ें, उनको हम स्ट्रीमलाइन कर लें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान में रिटर्न बहुत बेहतरीन है यहाँ पे, क्योंकि आप देखें वी आर द 24th हाईएस्ट परचेसिंग पावर पैरिटी इन द वर्ल्ड। उसी के साथ आबादी के लिहाज से देखें तो कंज्यूमर मार्केट बहुत स्ट्रांग है। डोमेस्टिक एवेन्यूज हमने क्रिएट करने हैं लोगों के स्पेंड करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में आ रही हैं। आई एम टेलिंग यू यासिर साहब, बिल्कुल बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जरा आपके जवाब में से ये एक सवाल है कि वो मरी के हवाले से भी बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बहुत सारी बातें सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ऑपरेशन चल रहे हैं, होटल जो गिराए गए हैं, उसके बाद कोई थीम पार्क बनाने का मंसूबा है, तो अगर आप कुछ बता सकें उस हवाले से। I think theme park is slightly a stretch idea for मरी, क्योंकि मरी के अंदर आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे इको फ्रेंडली साइट्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे GDA हो या इवन मरी डेवलपमेंट हो। वहाँ पे एक तो 5 स्टार होटल खुल चुका है, एक और खुलने वाला है अगले 1-1.5 साल में। वहाँ पे आपके पास हार्ट्स टाइप रिसोर्स बहुत सारी नई आ रही हैं। आई एम टेलिंग यू देयर इज अ प्रोजेक्ट अबाउट 5 to 6 प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, और ये ज़्यादा सूट करता है। हम देखें इको फ्रेंडली पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, जो आपके पास नॉर्दर्न टेरेन है, जो माउंटेन है, जहाँ पे दरख्त है, हम डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि उसी लैंडस्केप के अंदर उसको बिल्ड किया जाए, क्योंकि हमें दरख्तों की मज़ीद ज़रूरत है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग का एक एस्पेक्ट है, आप देखें कि यूरोप के अंदर आज भी 30-34 डिग्रीज टेम्परेचर है, जिन ममालिक में पहले 18 टेम्परेचर होता था। तो हमने उसके ऊपर फोकस करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोकेशन ब्रिक एंड मोर्टर को वहाँ पे अवॉइड किया जाए जहाँ पे नेचुरल लैंडस्केप है। सो मरी के अंदर आप बहुत सारी इको फ्रेंडली साइट्स देखेंगे आने वाले 1-1.5 साल में इंशाल्लाह, और साथ चेयर लिस्ट भी हम लेके आ रहे हैं मरी के अंदर, और स्कीइंग रिजॉर्ट्स पे भी हम काम कर रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ वी ओनली हैव 2 मेन स्कीइंग रिजॉर्ट्स। हम चाहते हैं कि 3 से 4 मजीद स्कीइंग रिजॉर्ट्स हो पाकिस्तान में, यानी विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होनी चाहिए इन रिजॉर्ट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। और आप इस्लामाबाद से भी गालिबन हमें आपने ज्वाइन किया है, और जब आप लाहौर आएंगे तो यकीनन हम आपको स्टूडियोज़ में भी इनवाइट करेंगे और आपसे सुनना चाहेंगे कि कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप काम करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन पाकिस्तान की टूरिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा नाज़रीन पोटेंशियल मौजूद है। ना सिर्फ मकामी सयाह जो है वो शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि जनाब फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनकी भी तरजीह होती है, और फिर वो पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है वहाँ उससे बड़े मुतासिर होते हैं। और ये सच भी इस तरह की बेशुमार वीडियोस हैं कि वो पे करने जाते हैं तो उनका ना खाने के पैसे नहीं लिए जाते, तो वो फिर बड़ी तारीफ करते हैं कि वाओ ये तो ऐसा भी कुछ होता है कि जहाँ और वहाँ वो लोग पैसे नहीं ले रहे होते, यानी कि जो सिर्फ अपना गुजारा कर रहे होते हैं, हैंड टू माउथ होता है। यस, तो पाकिस्तान की मोहब्बत का, पाकिस्तान के लोगों का, हॉस्पिटैलिटी का बहुत ज़्यादा जी मदा भी हैं और तारीफें भी बहुत होती हैं।
होती हैं, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी मौजूद है और सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशे लोग जाहिर करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान आके देखें, आपको पाकिस्तान से और मोहब्बत यासिर हो साहब ने जो मिसाल दी ना कि लंदन में हेरल्ड स्ट्रीट की, Yes. तो वहाँ आपको याद है ज्वेलरी शॉप है वहाँ पे दिन दिहाड़े वो किस तरह से उन्होंने तोड़ के वहाँ से जेवरात चोरी किए, जेवरात तो वो चोरी किए, सारे yes. हैरान थे कि जनाब ये सेंट्रल लंदन के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो रही है। और उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हो या हमारे दूसरे शहर हों तो वो बहुत ज़्यादा महफूज भी हैं। अभी वक्त ब्रेक का, आई थिंक देखते रहे सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, अब बात करते हैं ऐसे मेडिकल इशू के हवाले से जिस पर हमारे माशरे में बहुत कम डिस्कशन की जाती है, और वो है डेमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। अक्सर हम घर के बुजुर्गों की याददाश्त की कमज़ोरी को बढ़ती उम्र का असर समझकर निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक संगीन दिमागी मरज़ की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है और इसकी इब्तदाई अलामात को पहचानना और बर वक्त डॉक्टर से रुजू करना इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा ज़हरा आपने। और डेमेंशिया सिर्फ चीज़ें भूलना नहीं है, बल्कि ये इंसान के बोलने, सोचने और रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी में मरीज़ से ज़्यादा उसके घर वालों का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि मरीज़ चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और फिर उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, आम भूलने की आदत और डेमेंशिया के मरीज़ में क्या फ़र्क है, एक आम इंसान को कब अलर्ट हो जाना चाहिए? जी थैंक यू सो मच। हम हमेशा यंगस्टर्स की बात करते हैं, टीनेजर्स की बात करते हैं, तो आज हमने ये टॉपिक चूज़ किया चूँकि ज़ाहिर है हमारी पॉपुलेशन में अब लॉन्जिविटी बढ़ रही है, मेडिकल की तरक्की की वजह से लोगों की उम्रें बढ़ रही हैं। तो फिर ये जो उम्र के साथ साथ दिमाग का घिसना है, बेसिकली दिस इज़ डिमेंशिया, कि जिस तरह उम्र के साथ साथ बाल सफ़ेद होते हैं, घुटने घिस जाते हैं, हड्डियाँ घिस जाती हैं, इस तरह दिमाग भी घिस जाता है। सो आम भूलना तो ये है, मैं और आप भी अक्सर कुछ आप भी भूल गए, कोई चीज़ भूल गए, कभी कभी हो गया। डिमेंशिया क्या है? भूलना, मेमोरी प्रॉब्लम्स डिमेंशिया का एक हिस्सा है कि बेसिकली डिमेंशिया इज ब्रेन फेलियर, कि आपके दिमाग के सारे फंक्शंस ही डिक्लाइन करना शुरू कर गए। तो ऐसा भूलना जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। आपने खाना खाया, आप भूल गए, आप दोबारा खाना मांग रहे हैं। आप बाजार गए हैं, आप घर का रास्ता भूल गए हैं। तो ये जो भूलना है ये बहुत रिस्की हो सकता है, और ये उस बीमारी का पार्ट है जिसमें भूलने के अलावा ब्रेन के सारे फंक्शंस डाउन हो जाते हैं। उसामा साहब, डेमेंशिया की कौन सी ऐसी इब्तदाई अलामात हैं जिन्हें देखकर घर वालों को फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात या न्यूरोलॉजिस्ट से राब्ता कर लेना चाहिए? जी अच्छा, ये जो डिमेंशिया है ना, ये दोनों डोमेन्स में आता है। ये न्यूरोलॉजिस्ट की डोमेन में भी आता है, साइकाइट्रिस्ट की डोमेन में भी आता है। सही। बहुत से लोगों में डिमेंशिया के कुछ रिवर्सिबल कॉज होते हैं, जो कि एज की वजह से दिमाग नहीं घिस रहा होता, कोई और वजह होती है, वो तो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। लेकिन जिसमें प्रॉपर डिमेंशिया होता है, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको मैनेज करना होता है, तो वो साइकाइट्रिस्ट की डोमेन में आता है। तो डिमेंशिया से पहले होती है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कि आप थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू करते हैं, दिमाग के फंक्शन थोड़े थोड़े कम होते हैं, जिससे पेशेंट भी थोड़ा तंग होता है, घर वाले भी तंग होते हैं, लेकिन उनको अमूमन नोट नहीं किया जाता। तो अगर आपके घर में वालिद हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, जो थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, जो कभी बटन उल्टे सीधे बंद कर देते हैं, जो पहले वो काम कर सकते थे अब वो काम नहीं कर सकते हैं, फिर कई दफ़ा इसके साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं कि उन्होंने लोगों पे शक करना शुरू कर दिया। इस उम्र में शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता, तो इस उम्र में अगर डिप्रेशन भी आ रहा है, बेचैनी भी आ रही है, साइकोसिस भी आ रहा है, तो उनको हम कहते हैं कि ये बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं डिमेंशिया के। तो डिमेंशिया बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे एक गलता सड़ता हुआ दिमाग। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, जिस तरह से हम देखते हैं आज के दौर में, अगर हम देखें बुजुर्गों को ज़्यादा कोई टाइम देता नहीं है, घर में भी वो लोनली फील कर रहे होते हैं, बच्चे या यंगस्टर्स होते हैं वो कहते हैं क्यों इनके साथ बैठे, हम तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे, हमारी एक अपनी ज़िंदगी है। तो वो कमरों में इस तरह खामोश बैठे रहना और उनको टाइम अगर ना देना, ये कितना इफ़ेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो अगर डिप्रेशन में है, अलोन है और कोई एक्टिविटी में नहीं है, कोई डिस्कशन में नहीं है, तो ये कितना मुतासर करता है उनको? देखें, एक तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, यूज इट और लूज इट। सो आप एज के साथ साथ भी ना दिमाग का इस्तेमाल कम ना करें। हमारे यहाँ कह दिया जाता है ये 60, 65, 70 प्लस है, ये रिटायर्ड है, इसको साइड पे कर दो। तो एक तो इंडिविजुअल की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज के साथ साथ अपना रोल चेंज करता रहे और मरते दम तक रिटायर ना हो। हाँ, काम की नौयत बदलती रहे, तो दिमाग का इस्तेमाल होता रहे। आपके अपने दोस्त होने चाहिए, अपना फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, अपनी कुछ एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होनी चाहिए। हमें किसी पे तो रिलाई करना ही नहीं चाहिए। अब देखें,
पहले ज़मानों में तो फिर 6-6, 8-8 बच्चे थे, अब 1-1, 2-2 बच्चे हैं जो अपने काम में मसरूफ़ हैं, उनके भी आगे से 1-1 बच्चा ही है। तो फिर इतने लोग भी नहीं हैं, तो इसलिए एक तो अपनी जिम्मेदारी है कि हर इंसान को बुढ़ापे के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ कुछ मेंटेन रखनी चाहिए। फिर ज़ाहिर है फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम एलोकेट करना चाहिए, इससे पहले कि वो डिमेंशिया हो जाए, वो बीमार हो जाए, फिर केयर गिवर रखना पड़े, फिर डबल टाइम देना पड़े। तो थोड़ा सा अगर आप पहले टाइम दे तो दैट इज़ अप्रोप्रिएट। अच्छा डॉक्टर उसामा, हम ये भी देखते हैं मतलब हम लोग भी अगर कोई चीज़ भूल रहे होते हैं तो हम बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं उस मौके पर। और कोई अगर डायमेंशिया या उस अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी इस तरह के दिमागी मसाइल से लड़ है, तो ऐसे में उसे किस तरह की साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो चाहिए होती है, और घर वालों को उसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? जी अच्छा, अब हम क्योंकि ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, ये जो आप बात करें ना, इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। कि आज आप खुद गाड़ी चला के आ रहे हैं, कल आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप मस्जिद गए हैं, वापसी का रास्ता भूल गए हैं। तो पेशेंट को जब खुद भी एहसास होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसके फिर बड़े कैटास्ट्रोफिक रिएक्शंस आते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट आते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी डिक्लाइन को आपसे ज़्यादा उस वक्त समझ रहा होता है। तो फिर इसका इलाज ना 3 वही तरीकों से होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। बायोलॉजिकल, अच्छा उससे भी पहले रिस्क रिडक्शन। जब मेरे पास पेशेंट एडवांस डिमेंशिया के साथ आता है, मैं घर वालों को बताता हूँ भाई इनके कमरे और बाथरूम की कुंडी उतारें, इनके हाथ में एक बड़ा सा बैंड लगा दें जिस पे आपका नाम, फ़ोन नंबर लिखा हो, ताकि अगर ये अकेले घर से बाहर निकल जाएं तो इनको कोई वापस पहुंचा दे। फिर आप इनको किचन में ना जाने दें, चूल्हा ना जलाने दें, गीज़र का बटन ऊपर रखें, आप खुद चला के दें। तो सबसे पहले रिस्क आता है कि ये पेशेंट रिस्की हो जाते हैं, दिमाग काम उस तरह से नहीं कर रहा ना। फिर आती है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। हमारे पास एंटी डिमेंशिया मेडिसिन होती हैं जो दिमाग के घिसने को रिवर्स तो नहीं कर सकती, दिमाग के घिसने के अमल को स्लो कर सकती। फिर कई दफ़ा साइकोटिक फीचर्स आते हैं, नींद की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम अकॉर्डिंगली दवाइयाँ एडजस्ट कर लेते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो छोटी छोटी चीजें हम घर वालों को बताते हैं। जी मसाज थेरेपी, आप हफ्ते में 2 दिन इनके सर का और कंधों का मसाज करें। सही। एक्सरसाइज थेरेपी, इनकी सेहत इजाजत देती है, आप मगरिब से पहले इनको आधा घंटा 20 मिनट जितनी सेहत इजाजत देती है इस उम्र में आप वॉक या एक्सरसाइज कराएं। फिर म्यूजिक थेरेपी, हम कहते हैं जी म्यूजिक नहीं सुनते, सूरा रहमान लगा दें, दिमाग को स्टिमुलेट करना है ना जो गल सड़ रहा है। फिर जो आपने पहले बात की थी ना, गोरों की किताब में तो लिखा हुआ है पेट थेरेपी, कि जी उसको पेट दें, वो टच का एहसास होगा, ब्रेन स्टिमुलेट होगा। तो यहाँ हम कहते हैं कोई फैमिली मेंबर हाथ पकड़ के बैठ जाए, सही, थोड़ा सा एक टच। तो ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिर सोशल। घर वाले सबसे पहले रिस्क रिडक्शन में हेल्प करें। फिर अगर पेशेंट साइकोटिक हो रहा है, फौरन साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं। बार बार केयर गिवर चेंज ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, वो कहते हैं जी हम मिल के माँ बाप की खिदमत करते हैं, 1 महीना हमारे घर रहे, 1 महीना हमारे घर। ये ऐसे पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इन पेशेंट्स को जब डिमेंशिया आ गया तो हम कहते हैं मिनिमम चेंज, सारे बच्चे एक ही घर में आके खिदमत करें, इनका कमरे की सेटिंग भी चेंज ना करें। सही। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करते हैं। बिल्कुल, ये सारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टिप्स हैं और यकीनन सुनने वालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी। अच्छा डॉक्टर सामा, ये इस अगर डिमेंशिया की हम बात कर रहे हैं तो ये जेनेटिकली अगर किसी को है तो आगे नस्लों में ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं? जी देखिए, एक ना होता है अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया जो 55 से पहले होता है। उसकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिशन है कि अभी आप बूढ़े भी नहीं हुए हैं, आप 55 साल से कम हैं और आपका दिमाग घिसना शुरू हो गया है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी फैमिली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। लेकिन इवन जो 65-70 के बाद है उसकी भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो वही जो हम हमेशा बात करते हैं, खानदान में शादियां ना करें। और दूसरा, पूरी दुनिया में जो रिसर्च के बाद एक फैक्टर जिस पे यूनानिमस डिसीजन है जो आपको डिमेंशिया होने को प्रिवेंट कर सकता है, वो है ब्रिस्क वॉक। अच्छा। तो अगर आप अपनी जवानी से आदत डालें ब्रिस्क वॉक की, तो आपके बूढ़े होके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है भी तो भी डिमेंशिया होने का चांस मिनिमम हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखें, जब ये हो गया तो फिर हो गया, फिर हम इसको सिर्फ स्लो कर सकते हैं, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो प्रिवेंशन इज द ओनली वे। अब एक तरीका ये है कि बूढ़े ना हो जा रहे, ये तो नहीं हो सकता, सबने बूढ़े होना ही है और हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की अल्लाह ताला उम्र दराज करे। लेकिन फिर उसके साथ कुछ स्पेसिफिक मेजर्स हैं कि हम डिमेंशिया को प्रिवेंट करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सामा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह पहले भी आपने बड़ी ज़बरदस्त टिप्स भी दी हैं, डिमेंशिया के मरीजों के साथ बातचीत करने का दुरुस्त तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से उन्हें इंगेज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर एक ही बात बार बार जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। जी देखिए, मैं अक्सर एक टिप ये देता हूँ
कि इनकी हर बात माननी भी नहीं है, जाहिर है आप नहीं मान सही। सकते, लेकिन इनसे बहस लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अच्छा। जितना आप आगे से जवाब देंगे उतनी इनकी मिजरी बढ़ेगी। दूसरा, इनकी जब घर वाले केयर गिविंग करते हैं ना, तो आपस में केयर गिविंग बर्डन बांट लें। होता क्या है कि जब एक ही केयर गिवर, एक बेटी है वही 24 घंटे साथ है, उसने अपनी भी जिंदगी छोड़ी हुई है, तो फिर उसमें भी चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, वो थकना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ केयर गिविंग होती भी खाली जन्नत के लालच में है ना। बाहर की दुनिया में तो अगर आप सगी औलाद भी हैं तो आपको केयर गिविंग अलाउंस मिलता है अगर आप काम नहीं कर रहे, अपने सगे माँ बाप का भी ख्याल कर रहे हैं। तो इसलिए आजकल केयर गिवर्स मिल जाते हैं पेमेंट पे भी। बच्चे भी जो हैं वो आपस में ड्यूटीज को डिवाइड करें, क्योंकि ये लॉन्ग सही। टर्म प्रोसेस है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 10 दिन सही। ऐसे गुजरने हैं या 10 साल ऐसे, ये पता नहीं है। केयर गिविंग बर्डन को भी डिवाइड करें और जो ख्याल रख रहा है उसका भी ख्याल रखें। सही, जो ख्याल रख रहे हैं उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का। और वाकई जी डेमेंशिया जो है वो वाकई बहुत ख़तरनाक एक बीमारी है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी को हो, तो उसका ख्याल करना, जिस तरह से टिप्स, हेल्दी टिप्स दिए हैं डॉक्टर उसामा ने, वो आप इस्तेमाल करें। और अव्वल तो कोशिश यही करें कि ना ही हो, जवानी से ही आप वॉक करें जिस तरह से बताया जा रहा है, brisk एक्सरसाइज walk करें करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त रूज पर है। 4 माह की ताख़ीर के बाद बिलाखिर 7 जून को पोलिंग होने जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि 24 जनरल नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 664 उम्मीदवार सामने आए हैं। और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सियासी जमातों के टिकट होल्डर से 2 गुना ज़्यादा है। और मतलब मुकाबला जो है वो ज़बरदस्त है और गैर मुतवक्के भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इन इलेक्शंस पे, लेकिन तनाज़ात भी कम नहीं है। अगर देखें हम, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने अवाम से फॉर्म 45 का बंदोबस्त करने की अपील की है। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और नवाज शरीफ भी वोट ना मिलने, सहूलियात फराहम करने के ऐलानात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इंतखाबी अमल से मुतमईन है। बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शिगर के जलसे में खास तौर पर यह कहा कि उम्मीदवार फॉर्म 45 यकीनी बनाए, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। इस बयान का क्या मतलब लिया जाए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के इंतजामात से मुतमईन नहीं है? देखें जी, जो पिछला इलेक्शन हुआ था वहाँ जीबी में, उस वक्त फिगर जो हमारे इमरान नदीम साहब थे, जिस जगह पर बिलावल साहब ने जलसा किया, ये सीट जीती हुई थी जो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने और बंदोबस्त करके ये सीट पीटीआई को दी गई गालबन। तो लेकिन अब वो वहाँ जब हम जलसा करने गए, मैं साथ था, तो लोगों ने कहा कि हमें वोट को मतलब बचाओ, हमारे 47 का बंदोबस्त करो, 47 ये हमारा वोट चोरी हो जाता है। तो बिलावल ने स्पीच में कहा कि आप 45 का बंदोबस्त करें, 47 का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि मैं 45 का तहफ़्फ़ुज़ 47 ही होता है, सही। तो उसका बंदोबस्त हम करेंगे। अब अवाम का मुतालबा यह है कि हम वोट देते हैं लेकिन वोट कहीं और चले जाते हैं जी। तो यही उनका, अवाम ने नीचे जलसे में से नारे लगाए लोगों ने। सही सही सही। तो इससे लेकिन आप जो आज इस वक्त एक निगरान हुकूमत है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल ज्यादा है वहाँ पे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़रा, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा वहाँ खुला कैंपेन कर रहे हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 1-2 वजीरों को इजाजत भी दे दी है, एनओसी भी दे दी है। ये किस तरह हो सकता है कि आप एनओसी दे दे और आप फिर इलेक्शन को खुद मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं? और वहाँ कुछ जगह पे आरओज की, एडिशनल आरओज की चेंजेस है जहाँ पे उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ात है। जब इलेक्शन के दौरान आप आरओज चेंज करते हैं या ARO चेंज करते हैं, तो आप उसका कोई लॉजिक देते हैं, उम्मीदवारों की मर्जी से आप चेंज करते हैं। इस तरह तो नहीं होता कि आप एक। फिर पंजाब पुलिस की तैनाती पे लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, क्योंकि देखिए हमारे भाई हैं पंजाब पुलिस वाले भी, लेकिन ये बदनाम बहुत ज्यादा है जी। और वो लोग जो है वो समझते हैं कि ये धांधली करने के लिए लाया जा रहा है इनको। तो क्योंकि अल्टीमेटली जो पंजाब के खिलाफ जो छोटे सूबों में एक नारा जो लोग होते हैं ना, जो नेशनलिस्ट,
नेशनलिस्ट पंजाब के खिलाफ ये एक वेव बनाते हैं, आवाज बनाते हैं। तो पॉलिटिकल जमातें तो पंजाब का नाम नहीं लेती, लेकिन नेशनलिस्ट हर जगह पे बलोचिस्तान में भी, KPK में भी और GB में भी। तो फिर मेरा ख्याल में इस मौका पे पंजाब पुलिस को वहां नहीं भेजना चाहिए था। आपको वहां नीरत पुलिस बनती है KPK की, या आपको फेडरल एजेंसी को भेजना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में वहाँ वैसे अमन अमान है। माजी के इंतखाबात में PPP की हमने देखा 9 सीटें चोरी होने का दावा किया गया था। इस बार बकौल आपकी जमात के धांधली ना हो सके, आपने क्या खास इंतजामात किए हैं? लेकिन जी हम तो इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, भरपूर तरीके से कर रहे हैं वहाँ इशूज के ऊपर, क्योंकि GB में आज तक जो भी उनके काम हुए बड़े बड़े काम, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरम अली भुट्टो, और उनका जो मेन जो आज असम्बली है या जमाती बुनियादों पे जो इंतखाबात हो रही है, बीबी शहीद ने की जो असम्बली है उनकी, जो वो समझते हैं कि अब हम सूबा बनने के करीब हैं, ये आसफ अली जरदारी साहब ने पिछले दौर में इनको दिया था। तो लोगों का एक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में आए। वहाँ मजहबी मुनाफत भी बड़ी फैलाने की कोशिश की जाती है, मजहबी तौर पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज वहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए तब्दीली चाहती है, पॉलिटिकल सिस्टम को ओन करती है। लेकिन इस वक्त जो नौजवान एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिव है, तो इसके लिए जरूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो लोगों को नजर भी आए। तो अगर खुदा न खासा फ्री एंड फेयर ना हुए तो फिर लोगों का एतमाद उठ जाएगा इलेक्शन के ऊपर। वही फिर जिस तरह कश्मीर में कभी एक्शन कमेटी बन जाती है, बलूचिस्तान में तरीकें चल रही हैं, अगर वहां भी ऐसा हुआ तो मामला खराब होंगे। बिल्कुल, ये इलेक्शन वाले मामला पे भी नज़र रखी जाएगी, पोलिंग डे पर भी। लेकिन चंद साहब, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि मुखालिफिन प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं। शाजिया मरी ने इंतजामी अफसरान के तबादलों का जिक्र किया, आप भी कुछ आरोज का जिक्र कर रहे हैं। तो आपकी जमात ने इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई है, जिस तरह आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि किस तरह से आप गुजरा को NOC दे रहे हैं? हमने बाकायदा जी बिल्कुल जमा कराई है। इस पे उन्होंने कहा कि हमारे तो चेयरमैन बिलावल साहब जाने थे, वो जो MLA हैं, पार्टी के सरबराह हैं। तो हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी बिलावल साहब नहीं आ सकते, आप NOC लें पहले। तो हमने जाके चेयरमैन के लिए भी NOC की एप्लीकेशन जमा करवाई। जबकि इस वक्त देखे वहाँ पूरे कश्मीर और शुमाली इलाका जात के जो वजीर हैं वो वहाँ 20 दिन से कंपेन कर रहे हैं। फिजा फातिमा IT के मिनिस्टर हैं, वो गई हैं। पंजाब के वज़रा आ गए हैं। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह हैं, या कोई और पार्टी के सरबराह जाते हैं तो उनका हक है। लेकिन जहाँ वो जरा या एग्जेक्टिव अथॉरिटी रखने वाले, फिर सरकारी फाइल के ऊपर जाने वाले लोग अगर वो जाएंगे तो फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात यकीनी, और हम ये राइटिंग दे चुके हैं वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन सच्ची बात है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कोई मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई इंसाफ की बुनियाद पर बातें कर रहे हैं। सही। अच्छा नदीम साहब, जिस तरह से हम देखें तो बैरिस्टर गौहर ने भी इम्तियाजी सलूक का दावा किया है। वो भी ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी हमसे बेहतर सलूक नहीं हो रहा, लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो नहीं मिल रही है। और फिर असद कैसर वाला हमने केस देखा। तो इस तरह तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन ये तो हुकूमत का ये बुनियादी फर्ज भी है, और हमारे इदारे जो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन है, इनका बुनियादी काम ही ये है कि आप लोगों के सामने जो इदारे हैं वो ऐसे रिफॉर्म्स करें और लोगों का इदारों के ऊपर एतमाद बहाल हो। अगर लोगों का इदारों के ऊपर एतमाद बहाल नहीं होगा तो ये रियासत की कमजोरी होगी। तो रियासत जब कमजोरी की तरफ जाती है तो फिर रियासत एक्शन शुरू कर देती है और फिर तशद्दुद की तरफ चीजें जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप तो जो छोटे सूबे हैं जो महरूमियों के शिकार हैं, जिन जहाँ यकीनन वसाइल में वो हम सबसे अमीर लोग हैं, लेकिन वैसे उनकी जिंदगी देखी जाए तो वो बिल्कुल बेचारे सफेद पोश और गुर्बत की और मेहनती लोग हैं, और वहाँ का अंदाजे जिंदगी जो है वो हमारे किसी पटवारी से भी कमतर है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के पास वसाइल की अमीर तरीन खिता और वैसे गरीब तरीन खिता, तो ये इस तब्दीली हम इस पे अमल दरामद या इसमें काम करना हम इलेक्शन के जरिए कर सकते हैं। और उनकी असम्बली है, फिर हम उनको अभी तक चलो ठीक है सूबा नहीं बना रहे या उनको मरकज में सीटें नहीं दे रहे, लेकिन जो उनकी असम्बली है उसमें तो उनको हक दिया जाए कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुने और उनको मौका दिया जाए कि क्या उधर एक तरफ वफाक कहता है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, वफाक पे बोझ ज्यादा है,
वजारत अमूर कश्मीर की अब जरूरत क्या है? ये गिलगित बल्तिस्तान की वजारत, जो वफाकी वजीर हैं, जो वजारत है, ऐसी वजारतें भी बंद करनी चाहिए जो 18वीं तरमीम के बाद बंद होनी चाहिए थी, जो बोझ थी वफाक के ऊपर। जो इसी तरह वहाँ आप अगर आप वाइस राय इस्लामाबाद में बैठ के आप पॉलिटिकल वाइस राय या ब्यूरोक्रेटिक वाइस राय हो और आप वहाँ जाकर अपना छोटे सूबों में हुक्मरानी करना चाहें, वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस को आप अपनी मर्जी के मुताबिक डालना चाहें, तो ये बेहतर नहीं होगा मेरे ख्याल में। ना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, ना उस खित्ते के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सही। चंद साहब, इलेक्शन कमीशन को देखें तो उसने नई इंतखाबी फहरिस्तों में गलतियों की शिकायत पर पुराना इलेक्टोरल रूल 2026 नाफिज किया है। क्या इतने बड़े इलेक्शन से महज चंद दिन पहले वोटर लिस्टों का रद्दोबदल वोटर्स को कंफ्यूज नहीं करेगा? बिल्कुल जी कंफ्यूज करेगा। यही तो हम बात कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट हो या अमले की तब्दीली हो या सिक्योरिटी के नाम पे पंजाब पुलिस हो, क्योंकि पंजाब की हुकूमत का मतलब है नून लीग की हुकूमत, या वफाक की हुकूमत भी नून लीग की है। लेकिन वफाक, क्योंकि वफाक का जामी को सूबा मदद मांगे तो वो वफाक से फोर्सेस चांद साहब, आपकी मदद के सहारे ही तो हुकूमत खड़ी है, अहम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी। आप बात कर लें नून लीग से कि जनाब चले, अगर आपने पंजाब पुलिस लगानी आधी वहां से ले लें, आधी सिंध से ले लें। सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं, उसके बाद हम हुकूमत से भी बात करेंगे। हम तो चाहते हैं, हम तो जलसों में खड़े होकर चेयरमैन बिलावल कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबके लिए एक जैसा मौका दें। और हम तो पॉलिटिकल जमात है, हमें जमहूरी जमात है, हम तो सबके लिए बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे। और वहाँ JUI इलेक्शन लड़ रही है, इस्तेकाम पार्टी लड़ रही है, इस्लामी तहरीक लड़ रही है, नून लीग है, PTI है, सब MWM है, सब जमातें लड़ रही है। तो हम समझते हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सही सही, बिल्कुल सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी होनी चाहिए। अच्छा, कुल 33 नशिस्तों में से हम देख रहे हैं 24 जनरल नशिस्तें। इस बार आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद हम देख रहे हैं इज्तिमाई तौर पर भी और जमाती उम्मीदवारों से 2 गुना ज़्यादा है। तो GB इलेक्शन को लेकर आपकी क्या पेशगोई है, क्या हो सकता है? लेकिन जी अल्लाह के फजल करम से 20 में से 22 सीटें ऐसी हैं यहाँ पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार है। अच्छा, बाकी किसी जमात का एक जगह पे मजबूत उम्मीदवार है, उसका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है। कहीं पे नून का है, उसका पीपल्स पार्टी से है। कहीं पे MWM का है, उसका पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। तो पीपल्स पार्टी वहाँ की मोस्ट रेलेवेंट जमात है, वहाँ की पुराने लोगों की नजरियाती जमात, जिन्होंने उसको राइट्स दिए, जो समझते हैं कि हमें आइन दिया, हमें यहाँ के राज्यों से, डोगरा राज से आज़ादी दी, और मोहतरम भुट्टो ने सियासी जमातों पे इंतखाबात का वहाँ आगे करवाए जाएं, और फिर कौंसल बनी उनकी, फिर उनकी असम्बली बनी, यासर जरदारी साहब ने 2013 में 8 से 13 के दौर में बनाई, उनको हक़ मलकियत भी दिया। अब उनको हक़ मलकियत अपना मांग रहे हैं, अपने वसाइल पे वो खुद, और वो भी पीपल्स पार्टी के पास एक मनसूबा है। जिस तरह थर्ग में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थार का आज बिजली देखे ना, थार की बिजली थार वाले बेच रहे हैं और इस्तेमाल कहाँ हो रही है? फैसलाबाद में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वसाइल वहाँ के हैं, मादनियात से भरपूर, कुदरती वसाइल से अमीर तरीन आपका सूबा है, आपका खित्ता है, तो हम उसमें यही पीपल्स पार्टी के पास वहाँ वो कोई प्लान है, बाकी किसी के पास प्लान नहीं है। बाकी तो कोई मजहब के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई अपने फंड्स की बुनियाद पे हुकूमती जोर पे वोट मांग रहा है। लेकिन नदीम साहब, नवाज शरीफ दावा तो कर रहे हैं ना, वोट मिले ना मिले सहूलियात फराहम करेंगे, तो अब दावे वादे तो किए जाते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग जो ऐसी बात है जी, हम उनके दावों को खुशाइंद कहते हैं, हमें कोई उसमें हर्ज नहीं है, उनका हक है दावे करना। लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटी जो है ना, उसमें देखें सारी हुकूमतें बनी है, PTI की भी रही है, नून लीग की भी दूसरी दफा बन रही है, पहले 13 से 18 थी, अब दूसरी दफा है। तो वहाँ तो आपने नहीं ना उनको सूबा दिया, ना उनको पैसे दिए, ना उनको जो उनके पुराने मंसूबे थे वो भी रुके हुए हैं। तो जो 2 हुकूमतें करके भी कुछ न दे सके, पीपल्स पार्टी को तो हुकूमतें मिली, तो पीपल्स पार्टी ने तो उनको सब कुछ दिया, भुट्टो साहब से लेकर आसिफ जरदारी तक, सब कुछ तो उनको पीपल्स पार्टी ने दिया है। तो इसलिए वो खिताब वो नौजवान समझते हैं कि बिलावल साहब के साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ है, तो उससे भी वो नौजवान खुश है। लेकिन असल चीज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। चंद साहब, और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त प्लान मौजूद है तरक्की के लिए गिलगित बल्तिस्तान की, और कुछ लोग मजहबी बुनियादों पर वोट मांग रहे हैं। नून लीग जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम वोट मांग रहे हैं, और पंजाब को एज अ मॉडल जो है वो रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जनाब ये देखें
कि हमने पंजाब में इतना काम किया तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप भी कोई सिंध की बुनियाद पर कारकर्दगी दिखाकर कोई वोट मांग रहे हैं? देखिए, कारकर्दगी की बुनियाद में अगर आज मुफ्त इलाज हो रहा है ना लिवर का या दिल का या किडनी का, तो वो सिर्फ सिंध में हो रहा है। पंजाब में अगर कहीं हो रहा है तो बता दें। और दूसरा, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो आज हम बिजली पैदा कर रहे हैं और जो मंसूबे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, अगर पंजाब में हैं तो वो बता दें। हाँ, आपने सुथरा पंजाब किया हुआ है अरबों खरबों लगा के, लेकिन वो लोगों से पूछें क्या हाल है उसका। आपने आज कल्चर का हाल किया हुआ है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जिसने ज़राअत के जरिए दूसरे सूबों को कुछ फीड करना था, इस मुल्क की फेडरेशन को। लेकिन नदीम साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में इस तरह के मसाइल हैं, सुथरा पंजाब अगर हम देखें तो नो डाउट ये कारकर्दगी नजर आती है, पंजाब सुथरा भी नजर आता है, लेकिन कराची उस तरह से सुथरा नजर नहीं आता। आज भी कूड़ा करकट जो है जी आपको पंजाब जो है ना, पंजाब सिर्फ माल रोड या गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट पंजाब नहीं है। जी। आप पंजाब के भी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जाएं, आपको वो रावी सुख चैन नहीं है वहाँ भी। और फिर जो फंड इस्तेमाल देखें ना, आज अगर ट्रेन चली है मेट्रो, तो ये सी पैक का मंसूबा है, तो सी पैक शुरू तो गिलगित बल्तिस्तान से हुआ था ना। तो बेशक, लेकिन नदीम साहब, छोटे से छोटी जगह भी अगर लाहौर की कंपेयर की जाए ना, तो वहाँ अगर कराची में हल्की सी बारिश हो जाती है तो निजाम दरहम बरहम हो जाता है, इमारतें खस्ता हाल होती हैं। अगर उस तरह से सूरत हाल देखें ना तो कंपैरेटिवली कराची, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। कराची का मसाइल था, कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, कराची खून आलूद कराची पीपल पार्टी को दिया गया। आज वो बोरी बंद लाशें तो नहीं है ना, आज खून आलूद कराची तो नहीं है। कराची डेली देखे पूरे पाकिस्तान के लोगों को संभालता है, फीड करता है। कराची के मसाइल आबादी के हिसाब से, मसाइल के हिसाब से वहाँ जरूर एक है कमी, लेकिन कराची को आप आज भी बिजनेस हब तो कराची है आपका, सारे मसाइलों के बावजूद, लेकिन वहाँ कोशिश हो रही है। जिस तरह कराची को लसानी बुनियादों पे, फिरका वारियत की बुनियादों पे, वार लॉर्ड के जरिए वहाँ एक ऐसी लड़ाई जारी रखी गई जो आमरीयत के दौर में ज़ियाउल हक से शुरू हुई और मुशर्रफ तक रही, तो उसको खत्म भी तो पीपल पार्टी के जरिए जमहूरी रवैयों ने किया ना। सही। अगर आप तो ये भी आप चीज देखें ना, आप इस चीज को काउंट ही नहीं करते। आप सिर्फ, और जो कैमरा कराची में बिछाता है वो कैमरा कभी डीजी खान राजनपुर में, जो सैलाब ज़दा इलाकों में पंजाब से जाए ना, जहाँ सैलाब आया था, उन तबाह हार सैलाब। बिल्कुल नदीम अफजल चंद साहब, अगर इस तरह कंपैरिजन करें तो मसाइल हर हम देख रहे हैं शहर के भी और सोसाइटी के भी जूं के तू ही हैं, और अगर हल निकल सकता है तो सियासतदान दावा तो बहुत करते हैं, इलेक्शन से पहले होता ही है, ऐलानात तो होते हैं। लेट्स सी क्या हो सकता है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं जो भी आए बेहतर आए और बेहतर कर सके आवाम के लिए। आपके वक्त का शुक्रिया। लेकिन यस, अगर इस तरह से कंपैरिजन तो क्वाइटली मतलब सुथरा पंजाब बहुत बेहतर है। और ये बात हम भी नहीं, मतलब जो कराची के बासी हैं वो भी कहते हैं जनाब। खैर, इलेक्शन की बात हो रही थी, वहां से बात चली थी। 7 तारीख को जनाब वहां पर हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में मैदान सजने जा रहा है, लेकिन लाहौर में भी आज जनाब मैदान सज रहा है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी 3 वनडे मैचेस की सीरीज का जो मुकाबला वो अब तक 1-1 से बराबर है, और आज डू और डाई का मैच है, यानी जो जीतेगा वही ट्रॉफी को उठाएगा। और पिछले मैच में 232 रन का हदफ भी हमारे बैटर्स को बहुत भारी लगा और पूरी टीम जनाब 190 पर ही ढेर हो गई। शाहीन, हारिस और नौजवान अरफात मिन्हास ने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन बैटर्स ने पिच के सुस्त मिजाज के आगे घुटने टेक दिए थे। आज जनाब गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज तो पब्लिक का जोश भी देखने वाला होगा, प्रेशर भी बहुत होगा। और पिछली हार के बाद सोशल मीडिया पर हमने देखा कि पिच और बैटिंग ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। टीम को चाहिए कि आज ऐसा खेले कि पिछले सारे शिकवे दूर हो जाएं और इम्प्रेस कर दे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार याहिया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज फाइनल और फैसला कुन मैच है। पिछले मैच में 232 का जो छोटा हदफ भी हमारी बैटिंग लाइन से चेज ना हो सका, तो आज के बड़े मैच में बैटर्स को नफ्सियाती दबाव से निकलने के लिए किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना होगा? शुक्रिया उज़ैर और माहम, और बिल्कुल ठीक था आपने, फैसला कुन मैच है। उम्मीदों के चिराग जो हैं वो रोशन है, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं टीम से, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम को होम क्राउड के एडवांटेज के साथ आज सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में दूसरे मैच की नाकामी को पस्से पुश डालकर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए। और जो हमारी टीम के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम,
साहब फरहान, मास सदाकत, उसके साथ सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी कप्तान, हारिस रऊफ, अबरार, इन सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और इनको ये सोचकर मैदान में उतरना होगा कि बस यही है आज टीम की जीत के लिए। इनको अपनी 100% परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा और ऑस्ट्रेलिया की ये ABC टीम नहीं है, ये D टीम है और अगर यहाँ से ये जीत कर चले गए तो इससे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अफसोस की, नदामत की, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल। या सब पिछले मैच में देखें तो शाहीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की थी जो नाकाम रही। अगर आज दोबारा टॉस हमारे हक में आता है तो कज़ाफी स्टेडियम की कंडीशन को देखते हुए पहले बैटिंग करना आपके नज़दीक बेहतर रहेगा या बॉलिंग? उधर अब ये सोचने की और फैसला करने की बात जो है वो तो अब आज शाम को ही तय होगी जी। लेकिन मुनासिब होता, मैच खत्म हो चुका है, चूड़ियां चुग गई खेत, तो पछताने से कोई हासिल वसूल है नहीं। होना तो यही चाहिए था कि आप सेकंड मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए जाते, लेकिन बहरहाल हमारी टीम में, हमारी क्रिकेट में पुखरात, सुखरात, खलील जिब्रान, आइंस्टाइन बहुत ज्यादा हैं जिनको हालात और वाकयात का बहुत पता है। लेकिन जब मैच खत्म होता है तो फिर आपको इनकी क्रिकेट नॉलेज के ऊपर जो है वो बहुत सारे सवालात मौजूद नजर आते हैं। मैं दोबारा से यही बात करूंगा कि आप मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, चाहे आप बाद में बैटिंग करें, चाहे आप बाद में बॉलिंग करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी आपके खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत हो चुका उज़ैर, हम थक चुके हैं, जबानें हमारी शल हो चुकी हैं गुफ्तगू करते हुए। क्रिकेट बोर्ड सही काम नहीं कर रहा होगा, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, गलत फैसले कर रहा है, लेकिन देखिए वो सारी चीजें पीछे रह जाती हैं आप जब ग्राउंड में उतरते हैं। ग्राउंड में बेस्ट 11 आपकी उतरती है। ये वो खिलाड़ी हैं जो 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप इनकी बॉलिंग और इनकी बैटिंग को देखते हैं। अगर ये ग्राउंड में डिलीवर नहीं करते तो फिर हमें कुछ और सोचना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में भी यही खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी यही खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट में भी यही खेल रहे हैं, लेकिन नतीजा हासिल नहीं हो रहा क्योंकि ये 25 कर लेते हैं, शदाब की तरह 70 कर लेते हैं, शाहीन की तरह 3 आउट कर लेते हैं और हमारी टीम जीत नहीं पा रही। तो हमें ऐसी 25 रन, 50 रन, 4 विकेटें नहीं चाहिए, हमको वो परफॉर्मेंस चाहिए जो टीम की जीत में किरदार अदा करे। हमें मैच विनर चाहिए, हमें वो खिलाड़ी चाहिए जो पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करें। हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर का स्टॉपर है मोहसिन हसन खान साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और यार साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को CB टीम कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कमबैक करके सीरीज बराबर की, इससे उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है और कैंगरूज के इस बढ़ते हुए एतमाद को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को मैच के पहले 10 ओवर्स में क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी? अब देखिए माम, आपने तो ABC टीम कह दिया, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो सीधा D टीम कह रहा हूँ। D टीम। और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको होम ग्राउंड पर एशेज खेलती हुई नजर आएगी या कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलती हुई नजर आएगी तो वहां पर ये टीम में खिलाड़ी बेंच पे भी आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा। तो ऐसा वक्त आया ही क्यों है कि आप अपनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने की बात कर रहे हैं? भाई बाबर आजम से बड़ा तो कोई बैट्समैन है नहीं ना, शाहीन आफरीदी से तो कोई बड़ा प्रीमियर बॉलर है नहीं ना। अगर इस टीम के खिलाफ भी आपको कारकर्दगी के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं, अगर इस टीम के खिलाफ भी आपको परफॉर्मेंस के लिए जो है वो तरले मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, डर के आप खेल रहे हैं, तो भाई इससे बेहतर है फिर आप किसी और की तरफ ही देखें। ये सब शायकीन क्रिकेट सोशल मीडिया पर मिडिल ऑर्डर की सुस्ती और उनकी जो बैटिंग रही उस पर बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं। क्या आज के मैच में बैटिंग ऑर्डर में किसी बड़ी तब्दीली या किसी जारे मिजाज नौजवान बैटर्स को शामिल किया जा सकता है? उधर आपके सवाल का जवाब मैं जरा डिफरेंट तरीके से देना चाहूंगा। कोशिश मेरी यही होती है जो बात हो उतनी बात करूं, लेकिन आपने सोशल मीडिया की बात की तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में पिछले 5-6 सालों में जी, चाहे सियासत हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे जिंदगी के दूसरे शोबों हो, नीम हकीम फकरे जान, ये जो सोशल मीडिया पर बुखरात तो सुखरात आ गए हैं। और अब तो क्योंकि AI का दौर है तो अब आपने जाली अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आपको बॉट का सहारा लेना है। आप बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो बॉट की मदद से चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों के एजेंट्स हैं, जो खिलाड़ियों के मैनेजर्स हैं,
जी। वो जनाब अपने खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी दिफा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और वो जनाब अपनी तरफ से तौजी पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है फिर इन खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ही खेल लेना चाहिए। इन खिलाड़ियों को मैदान में तो खेल दिखाने का मौका मिल नहीं रहा। या साहब खेल रहे हैं ना, उन्होंने इतनी इतनी महंगी सोशल मीडिया की पे टीम्स रखी हुई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और आपके सामने है नसीम शाह का इंसिडेंट जो हुआ 26 मार्च 2026 को, जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ओपनिंग सेरेमनी की मेहमान थी। जी। उनके अकाउंट से जो पोस्ट की गई उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, उनको करोड़ों रुपए जुर्माने की मद में देने पड़े। भाई आप खिलाड़ी हैं, आप खेलें। दुनिया के खिलाड़ी क्या आपको इस तरह की चीजें करते हुए दिखाई देते हैं? हमारे खिलाड़ियों से ज्यादा मशहूर हैं, हमारे खिलाड़ियों से ज्यादा उनके सोशल मीडिया पर जो है वो फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपको वो सियासत पर बात करते हुए दिखाई देते हैं, आपको वो दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। वो अपने खेल पर फोकस करते हैं, और जो खिलाड़ी खेल के अलावा दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं उनका करियर आप देख लीजिए कि डामाडोल नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग मौजूद हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरह इंतहाई माजरत के साथ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को आप या तो टेलीविजन पर देखेंगे या फिर क्रिकेट बोर्ड में आप उनको कोच की हैसियत से देखेंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें, वहां पर बहुत कम ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी टेलीविजन पर बैठा हुआ है वो क्रिकेट बोर्ड में आता है। वहाँ जो टेलीविजन पर बैठे हैं वो टेलीविजन पर ही है, वो ग्राउंड में काम नहीं करते। जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं वो ग्राउंड में ही काम करते हैं। हमारे पास सकलैन मुश्ताक का एक मुज़क्का खेज बयान आजकल आप सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा कि जनाब मैं इंडिया जा रहा था 1999 में, तो मैंने 15 से 18 हजार ओवर किए। आपको पता है एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, और 15 से 18 हजार का मतलब यह है कि 1,20,000 गेंदें उन्होंने एक टूर पर जाने से पहले की। तो आप सोचिए कि 1,20,000 गेंदें करने का मकसद यह है कि अगर 20 दिन का कैंप था तो क्या वो रोज 1 लाख गेंदें कर रहे थे? एक वनडे मैच में अगर वो पूरा मैच हो तो 100 ओवर होते हैं, और 100 ओवर में 600 गेंदें होती हैं। सही। 8 घंटे का वो मैच होता है, तो आप अंदाजा करिए कि 8 घंटे में 600 गेंदें होती हैं। वो 1 लाख गेंदें अगर डेली करते थे तो क्या मतलब वो दिन रात बॉल डाल रहे थे। बिल्कुल याया सनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त खुद भी यानी थोड़ी रिसर्च करने की, चेक करने की जरूरत है, और जिसका जो काम है उसको वही करना भी चाहिए। आप बता भी रहे हैं कि अगर ये परफॉर्म कर ले तो बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर तो इनके सितारे गर्दिश करते ही रहते हैं, लेकिन प्लीज ग्राउंड में कुछ अच्छा करें और कुछ उनका तज्जिया था कि हमारे एक कॉलम निगार हैं, उन्होंने एक इंडियन खिलाड़ी, मैं नाम ले लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में तो ये कहा कि वो अपने शादी से अगले दिन जनाब उसी टाइम पे सुबह 6 बजे ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। तो इस तरह की बातें जो है वो बहुत सारी की जाती है, लेकिन अपनी भी ऑब्वियसली रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखते हैं जनाब आज के मैच में क्या बनता है, और कंडीशंस जो हैं आज के मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और कंडीशंस के लिए जनाब हम जानते हैं कि मौसम आज कैसा रहेगा वहाँ, ना सिर्फ लाहौर का बल्कि मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत। चले मौसम ही साथ दे दे, कोई बारिश हो जाए, अगर हारने का इनका प्लान है तो कोई फायदा तो हो जाए, किसी तरह तो हो जाए। अगर वो जिस टीम ने हारना होता है या जिसकी तैयारी नहीं ना होती वो बारिश की ही दुआ कर रहा होता है। तो चले हम देख लेते हैं मौसम कैसा रहने वाला है, क्या दर्जा हरारत रहेगा मुख्तलिफ शहरों में। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ साथ शाम के औकात में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं और आगाज़ कर लेते हैं बर्फपोश चोटियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान से, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा और दर्जा हरारत यहां पर हम देख रहे हैं 22 से 12 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दो में पारा 16 से 9 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। सरसब्ज वादियों की सरजमीन आज़ाद कश्मीर की बात करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं पारा 27 से 19 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने चंद मकामात पर यालाबारी और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। अब बात कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है
34 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करें सवात की, तो ठंडी फजा और खुशगवार मौसम के साथ दर्जा हरारत 22 से 12 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़, शांगला, बडग्राम, बुनेर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, मर्दान, हंगू और पुरम में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान है। अब सफर करते हैं रौनकों और 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहां पर हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजलाम में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा 35 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 25 है। और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 31 से 23 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 और मिनिमम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात, सरगोधा, अटक, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल और फैसलाबाद में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा रात के औकात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। अब बात कर लेते हैं कुदरती हुस्न से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। कोयटा में हम देख रहे हैं पारा 33 से 16 डिग्री के दरमियान रह सकता है। ताहम शिमाल मशरक़ी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा कोयटा, योब, शेरानी, ज़ियारत, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, बारखान, डेरा बुगटी, नसीराबाद, कोहलू, मूसा खेल, खुजदार और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। आखिर में बात करेंगे वादी बहरान यानी कि सुबह सिंध की, जहां पर आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कराची के पारे की बात करें तो 36 से 29 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 और मिनिमम 28 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। ताहम बलाई सिंध, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। और ख्वाब तो हम सब देखते हैं, लेकिन ख्वाब को अमल और अमल को आलमी एहसास में तब्दील करने वाले लोग बहुत रेयर होते हैं। फहद शहबाज उन्हीं नौजवानों में से एक हैं। और फहद ने सिर्फ 18 साल की उम्र में 11 साल पहले यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखी, ताकि नौजवानों की फलाह और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर काम किया जा सके। इनकी कोशिशों और नौजवानों के लिए खिदमात का नतीजा ये निकला कि दुनिया के सबसे मोतबर जरीदे फोर्ब्स ने 2026 की अंडर 30 एशिया की सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में फहद शहबाज का नाम शामिल किया है, जो उनके लिए भी एजाज़ की बात है और पाकिस्तान के लिए भी ऑब्वियसली एजाज़ की बात है। और जनाब, आज हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाहिद नौजवान है जो इतनी बड़ी माशाल्लाह से कामयाबी भी समेट सके। और फहद की कामयाबी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती नाज़रीन, इससे पहले 2023 में बरतानिया का मारूफ दी डयाना अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। और बैक वक्त डयाना अवार्ड और फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में शामिल होना अपने आप में एक शानदार रिकॉर्ड है। और फहद शहबाज की बनाई हुई यूथ असम्बली काम कैसे करती है और ये रिवायती पार्लियामेंट से कैसे डिफरेंट है, पॉप स्टार फहद शहबाज हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो हमारी जानिब से, हमारी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, सुनो न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और वाकई हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्ब्स लिस्ट में नाम आ जाना ये भी एक बहुत शानदार कामयाबी है। तो जब आपने अपना नाम पहली बार देखा, सुना, क्या फीलिंग थी? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ये कि जो ईद का पहला दिन था, और ये मैं बात को 2 सतुहात पे रखना चाहता हूँ। जब मेरा डयाना अवार्ड भी आया था, तब भी ये ईद के दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे ईमेल से पता चला। और इस दफ़ा भी 2026 में भी ईद का दूसरा दिन था, क्योंकि पहले दिन मैं करीबन 11:50 पे सो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मैंने जब सुबह उठ के 9:30 पे ईमेल देखी कि लिस्ट लग चुकी है, आप अपने अपने नाम जाके देखें, तो उसमें मेरा नाम था। और आप अक्सर सोचते हैं जब आपका नाम आएगा आप उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपकी वो खुशी बहुत एक्सट्रीम सतह पे चली जाती है, और आप वो फिर बैठ के करीबन 1.5 से 2 घंटा मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। तो आप उसको
आपको डाइजेस्ट करने में भी एक बहुत वक्त लगता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन थी मेरी 20 साल की उम्र में। मैंने ये सोचा था कि ये अगले 8 सालों के अंदर अंदर ये फोर्ब्स भी अचीव करना है और डायना भी अचीव करना है, और फिर उसी पाथवे पे काम किया। और इसमें मुझे बहुत से लोगों की मेंटोरशिप रही और असातिज़ा की मेरी गाइडेंस थी। कोई और नाम उसके आप साथ मेंशन साथ करना चाहें तो? देखें, इसमें बहुत से लोगों का नाम है, जितने नाम लूँ वो कम है। ख़ास तौर पे जब मैं यूथ जनरल असम्बली की बात करता हूँ तो 2 लोगों की बड़ी सपोर्ट रही यूथ जनरल असम्बली को। एक बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, पाकिस्तान के मायानाज वकील हैं, और फिर इसी तरह से बिज़नेस कम्युनिटी से हैं हमायूं सरवर। इन 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर जब ये नॉमिनेशन भी जानी थी तो 2 लोगों ने बतौर आपके साथ रेफरेंस के तौर पे अपने नाम और ईमेल वगैरह देते हैं। तो उसमें फिर एक बैरिस्टर तैमूर मलिक और जो हमारी आईटी मिनिस्टर हैं शहज़ा फातिमा ख्वाजा, वो उनकी एक बड़ी काविश थी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया उस नाम पर। बेहतरीन फहद, और यकीनन आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं तो वो भी कोई जौहरी हैं जिन्होंने कोई हीरा देखा और उसको तराशने में, उसकी मदद करने में उन्होंने काम किया। हमें बताइए कि 2015 में आपने सिर्फ 18 साल की उम्र में यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में तो यूथ पार्लियामेंट का तस्वुर पहले से भी मौजूद था, जिस तरह से हम डिस्कस भी करें कि बहुत सारी भी बनी हुई हैं। आपके माइंड में अलग आइडिया, यूनिक आइडिया क्या था, और आप इस रिवायती ढांचे में क्या बड़ी तब्दीलियां लेकर आए हैं? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सी यूथ असेंबलीज, यूथ पार्लियामेंट और इस तरह के फोरम्स काम कर रहे थे, लेकिन वो बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। एक तो हमारी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जॉइंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और इसके अलावा जनरल काउंसिल है, और इसके साथ साथ हमने आईने पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए गो के बाद में 25वीं तरमीम के अंदर हमने ये देखा कि वो फाटा की मर्ज के बाद सीट्स जो थी हाउस ऑफ फेडरेशन की वो 96 रह गई। तो 96 मेंबर पर मुश्तमिल, और इसमें इस तरह से नहीं कि लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के या ओवरसीज़ लोग शामिल हों। इसमें हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, अंदरून सिंध, हमारे पास हर तरह के लोगों को हम इसमें लेके आते हैं। और ये रवायती पार्लियामेंट, और बल्कि मैं कहूँगा कि आपकी नेशनल असम्बली से इस तरह से मुख्तलिफ है कि हम देखते हैं कि जब भी बजट इजलास आता है, कोई भी सियासी जमात हो, वज़ीर ख़जाना तकरीर करते हैं, बजट कॉपियाँ फाड़ी जाती हैं। अभी चंद दिनों में दोबारा इजलास होगा। तो ये हमारे जो नौजवान जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 25 साल के दरमियान में ये एक एवरेज है, ये उन पार्लियामेंटेरियन से बेहतर अंदाज में तकरीर भी करते हैं, इनके आइडियाज़ भी अच्छे हैं, ये डिस्कोर्स को भी बखूबी सर अंजाम देते हैं, और इसके साथ साथ इनके पास वो बेहतरीन सोल्यूशन भी मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ ये 64% यूथ को टेबल पे बिठाने की ज़रूरत है। और वो कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बात करते हैं कि इनको यूथ कोटा दिया जाए, तो कोटा वहाँ दिया जाता है जहाँ माइनॉरिटी होती है, मेजॉरिटी कोटा नहीं मांगती। तो मैं समझता हूँ कि यूथ को आगे आके पाकिस्तान को लीड करना है। बिल्कुल 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 फहद, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि ये रिवायती पार्लियामेंट से डिफरेंटली ऑपरेट भी करती है, और इतनी यूथ है, डिफरेंट आइडियाज़ भी हैं, आवाज़ में दम भी है और वज़न भी है, वो वाली बात नहीं है कि कॉपीज़ फाड़ रहे हैं और उछाल रहे हैं। तो हम देखते हैं सूबाई असम्बली देख लें या वफाकी असम्बली देख लें, वहाँ तो आवाम के करोड़ों के टैक्स लगते हैं, तो फिर सेशन होते हैं। यहाँ फंडिंग कैसे होती है, कैसे ऑपरेट? देखिए, इसमें तो हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल वाज़े है। एक तो जब हमारे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं लार्ज स्केल पे, उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनकी स्पॉन्सरशिप हमें होती है, फिर डिफरेंट हमारे साथ पार्टनर आते हैं, और जो हमारे आम इजलास होते हैं वो हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, और हमारे इन इजलासों में जो शुरका होते हैं वो किसी तरह की कोई फ़ी नहीं देते, और उसमें कोई टीएडीए नहीं मिलता, और ये अपनी मर्जी से आते हैं, और इनको किसी किस्म का कोई लालच नहीं दिया जाता, और ये अपनी मर्जी से तैयारी करके आते हैं। और हमारे जो असेंबली सेशंस हैं वो उसी तरह के असेंबली सेशन की तर्ज पे होते हैं। कॉल अटेंशन नोटिसेज आते हैं, करारदातें आती हैं, और उन्हीं करारदादों के नतीजे में कोरम की कभी निशानदेही तो नहीं हुई फहद यहाँ पे? हमारा कोरम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता है, और उसमें जितना भी प्रोसेस होता है और जो रियल इश्यूज हैं उसे हाईलाइट किया जाता है, उसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं, और जो हमारे 26 वज़रा पर मुश्तमिल शेडो कैबिनेट है वो अपनी सिफारिशात और जो हकीकी मिनिस्ट्री होती हैं, वजारतें होती हैं, उनको वो सिफारिशात मुरतब करती है। अच्छा फहद, हमें ये भी बताइए, एक तो आपने तरीक़ेकार बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरह से काम करते हैं। यूथ जनरल असम्बली के हवाले से हमें बताएं कि नौजवानों की फलाह और कम्युनिटी डेवलपमेंट के शोबे के अंदर ख़ास तौर पर कौन से ऐसे बड़े काम आपने नुमाया किए हैं जिन्होंने बड़ा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी कंट्रीब्यूशन रही
बेसिकली डिफरेंट इदारों का कंसोर्शियम होता है जो मिलके हुकूमत की जो पार्लिमानी कमेटीज़ होती हैं जो नेशनल असम्बली ने, सेनेट ने या पंजाब असम्बली ने बनाई हो, उसमें जब भी कोई बिल लाना होता है किसी भी डेवलपमेंट हवाले से तो डेवलपमेंट पार्टनर्स तलाश किए जाते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ों में हमारी काविशें रहीं। मिसाल के तौर पे लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से बहुत काविशें रहीं, और जब 2018 में ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट आया उसके हवाले से बड़ी हमारी जो कंसल्टेशंस मीटिंग हम किया करते थे। और चूंकि हमने वो एक जो ट्रांस कम्युनिटी थी उसके लिए हमने यहाँ पर लाहौर में कुछ इदारों के साथ मिलकर रोज़गार का इंतज़ाम भी किया, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में पहली मरतबा नेशनल यूथ काउंसिल बनी 2019 में। तो ये जो उसकी फॉर्मेशन थी उसके पीछे यूथ जनरल असम्बली की करारदादें और यूथ जनरल असम्बली के जो इजलासों में होने वाले कॉल अटेंशन नोटिस थे, ये उन्हीं का समर था। उन्हीं का समर था। अच्छा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, आपको माशाल्लाह से डायना अवार्ड भी मिला, फिर फोर्ब्स में आपका नाम आना, डायना अवार्ड दिया भी इसलिए जाता है कि एक पावरफुल बंदा हो जो कम्युनिटी को चेंज कर सकता है, बेहतर चेंज ला सकता है यूथ के हवाले से भी। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में उस तरह से काम हो रहा है या करने की ज़रूरत कितनी हद तक है, और किन किन शोबों में बहुत ज़्यादा, आपका विजन क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सी हुकूमतों ने इस पे काम किया है, लेकिन जिस तरह से मेरी अगर जर्नी की बात करें तो मैंने एक दिन अखबार में इश्तिहार देखा था वज़ीर आला पंजाब तकरीरी और तहरीरी मुकाबला जात, जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, और उन मुकाबलों में मैंने हिस्सा लिया और हमें उस वक्त में बहुत बड़ी इनामी रकूम मिली। और उसके बाद हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, और हमारे यहाँ आपको पता है कि पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि जब आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ को जीतते हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है। तो वो जो रिवॉर्ड था ना, उसने आगे बढ़ने का मौका दिया, और वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद जहाँ तक बात है ना हुकूमत के काम करने की, तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जिस तरह से यूथ को लैपटॉप दे रहे हैं, जिस तरह से टेक्निकल स्किल्स दे रहे हैं, और इसी तरह के बहुत से प्रोग्राम शामिल हैं। और पाकिस्तान में देखें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का विजन था कि पाकिस्तान में पहली मरतबा कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस का सेक्रेटेरिएट कायम हुआ है, और ये 70-75 सालों में यूथ की बहुत बड़ी बात है। और अभी 2026 में नेशनल यूथ पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में ऐसे लीडर हैं जिनका फोकस यूथ है, तो बहुत से जो नौजवान हैं मुझ जैसे, उनको हौसला भी मिलता है और उनको आगे बढ़ने की तरगीब भी मिलती है। बहुत शुक्रिया फहद आपके वक्त का, और बिल्कुल बहुत ही आपने ज़बरदस्त काम किया, और यकीनन हमें भी हम सबको जनाब प्राउड फील भी करवाया आपने। और यकीनन यूथ नहीं जनाब, पाकिस्तान को बदलना है, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, और उसी को सपोर्ट करना है। और बिल्कुल जी, मेजॉरिटी यूथ है, और इसलिए गवर्नमेंट भी जो है जनाब यूथ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और हम भी जनाब यही कहेंगे कि यूथ को आगे आना चाहिए, और पाकिस्तान के मसाइल को जनाब हल करने में अपना मुस्बत किरदार अदा लाजमी करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।